एक धोबी घाट पर एक सास बहू गांव के लोगों के कपड़े धो रही थी। अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। देख, हमारे पास इतने सारे ऑर्डर आए हुए हैं। अगर हमने समय पर इन कपड़ों को धोकर नहीं भिजवाया तो बहुत सुनना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने सारे कपड़े तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं धोए। मेरी तो कमर ही टूट गई है। हाँ। अरे बहू, तेरी इस उम्र में आकर कमर टूट रही है और मुझे देख, मैं तो इतनी बूढ़ी होने के बाद भी तेरे साथ बराबर कपड़े धुलवा रही हूँ। मुझे भी बहुत देर से शक हो रहा है। माँ, कहीं आपने कपड़े धोने से पहले रेड बुल तो नहीं पी ली थी? रेड बुल? अरे ये रेड बुल क्या होता है? अरे माँ जी, आपको तो कुछ भी नहीं पता। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का नाम है, जिसे पीने के बाद एकदम से शरीर में फुर्ती आ जाती है। अरे ना बाबा ना, ऐसी बेकार की चीजों की जरूरत मुझे नहीं है। हम तो पहले से ही फुर्तीले पैदा हुए हैं। हाँ। दोनों सास बहू कपड़े धो ही रही होती हैं कि तभी धोबी घाट पर कुछ औरतें अपने घर जैसे पर्दे, चादर और कुछ कपड़े लाकर दोनों सास बहू को दे देती हैं। ये लो कांता बहन, हमारे घर के कपड़ों को भी धोबी घाट पे जरा धो दो। शीला भाभी, मेरे घर के भी कपड़ों को धोबी घाट पर ऐसे 2 दिन बाद दिवाली है ना, तो धोकर दे देना। समय पर चाहिए कपड़े। हाँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कपड़े टाइम से मिल जाएंगे। तुम सभी यहाँ पर अपने कपड़े छोड़कर जा सकती हो। कांता के इतना कहने के बाद गांव की सभी औरतें अपने घर के सभी कपड़े धोबी घाट पर छोड़कर चली जाती हैं। जिसके बाद कांता और शीला दोनों सास बहू मिलकर सभी कपड़े धोने लगती हैं। आखिर दोनों सास बहू औरत होकर धोबी घाट पर कपड़े क्यों धो रही थी? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें धोबी घाट पर कपड़े धोने पड़ रहे थे, और वो इतनी खुश भी थी? तो चलिए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। कांता और शीला दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। एक दुर्घटना की वजह से उनके पतियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उनका रोज का दाना पानी चलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो दोनों अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। हे भगवान, ओह सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक हमें किसी ने अपने यहाँ काम नहीं दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? माँ जी, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमें काम ढूंढ कर ही अपना गुजारा करना होगा। बेचारी कांता और शीला दोनों काम ढूंढ रही होती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखता। जिसके बाद सुबह से शाम हो जाती है और वो यहाँ वहाँ भटक कर वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। तभी एक बहुत ही बुजुर्ग औरत उन दोनों के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, अरे जरा सुनो बेटी, क्या तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगी? दिवाली आने वाली है, मेरे घर के सभी कपड़े गंदे पड़े हैं। मेरे घर की काम वाली बाई काम छोड़कर चली गई है। मैं तुम्हें कपड़े धोने के पैसे दूंगी, तुम मेरे घर के थोड़े से कपड़े धो देना। हाँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं। शिल्पा और कांता दोनों उस बुजुर्ग औरत के साथ उसके घर चली जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर कपड़े धोती हैं, जिसके बदले में बुजुर्ग औरत उन दोनों को कुछ पैसे दे देती है। आखिरकार हमारे आज के खाने के लिए पैसे तो हो ही गए। चलो खाना खाने चलते हैं। दोनों सास बहू एक ठेले पर से खाना खरीदती हैं और अपने घर ले आती हैं। जिसके बाद वो दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। तभी कांता के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बहू, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हम यहाँ वहाँ दर दर लोगों के दरवाजे पर काम ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें काम पर नहीं रख रहा। हम चाहे तो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि धोबी घाट। हम धोबी घाट पर लोगों के कपड़े धो लेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। अरे हाँ माँ जी, आप तो बिल्कुल सही बात कहती हो। उस दिन के बाद से कांता और शीला दोनों ही लोगों के घर घर जाकर उनसे गंदे कपड़े मांगती। देखते ही देखते गांव के कुछ लोग उन दोनों को अपने घर के गंदे कपड़े, गंदे पर्दे और गंदी चादरें धोने के लिए दे देते हैं। वो दोनों कपड़े धोबी घाट पर लाकर धोना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें रोटी रोजगार दे दिया। अब कम से कम हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे और साथ ही साथ हमारी ये दिवाली भी अच्छे से चली जाएगी। हम अपनी दिवाली का ये त्योहार अच्छे से मना लेंगे।
मैंने सुना था कि ऊपर वाला देर से सुनता है, लेकिन सुनता सभी की है। आज मैंने देख भी लिया, भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। दोनों सास बहू धोबी घाट पर कड़ी से कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती हैं, जिसके चलते उनके पास अब इतना सारा काम आ जाता है कि उन्हें सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। कड़ी मेहनत करने के बाद उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है और अब उन्हें बाहर से कंपनियों के ऑर्डर भी आना शुरू हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े धोबी घाट पर धोना शुरू कर देती हैं। हमारा ये धोबी घाट का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान करे अब हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? अब हमारे घर पर और हमारे काम पर किसी की नजर नहीं लगेगी। मैंने काला टीका जो लगा दिया है। तभी गांव के कुछ लोग एक एक करके उनके घर में आते हैं और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद के साथ साथ एक मिठाई का डिब्बा देकर जाते हैं। ये लो कांता बहन, तुमने इतने अच्छे से काम किया है कि गांव के हर एक आदमी और हर एक औरत तुम्हारे काम की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारे इस धोबी घाट के काम की वजह से मेरा काम बहुत हल्का हो गया था। अब मेरा अभी छोटा सा बच्चा है और वो मुझे कुछ भी काम करने नहीं देता। तुमने धोबी घाट के कपड़े देने से मेरा आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही खत्म हो गया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। देखते ही देखते गांव के सभी लोग शिल्पा और कांता को मिठाई का डिब्बा देते हैं और कुछ लोग उन्हें गिफ्ट देकर जाते हैं। ये सब देखकर कांता और शिल्पा दोनों बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे से कहते हैं, देखा बहू, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी काम को अगर हम दिल से करते हैं तो हम उस काम में कामयाब हो सकते हैं। बस हमारे अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। आज हमारी मेहनत की वजह से गांव के सभी लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गांव का हर एक आदमी और हर एक औरत आज हमारी वजह से बहुत ज्यादा खुश है और उन लोगों की वजह से आज हमारी दिवाली का ये त्योहार बहुत अच्छे से गुजर रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने कम वक्त में इतनी तरक्की कर पाएंगे। एक धोबी घाट के काम से हम लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, जब हमारे पास अब इतना सारा पैसा है तो क्यों ना हम कुछ गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें जिन्हें इस दिवाली मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। मैं तेरी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक काम करते हैं, कुछ गरीब लोगों में कपड़े और खाना बांट देते हैं और जिन्हें पैसों की जरूरत हो तो हम उन्हें पैसे भी दे देंगे। इससे वो गरीब लोग हमें दुआएं देंगे। कांता और शिल्पा दोनों गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए ढेर सारे कपड़े और खाना बनवा लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर गरीब लोगों में खाना और कपड़े बंटवाती हैं। इस दिवाली का ये त्योहार उनका बहुत अच्छे से जाता है और वो अपनी दिवाली के त्योहार को खुशी खुशी मनाते हैं। 5 बहू और दिवाली की सफाई। चटकपुर गांव में रहने वाली रमैया की 5 बहुएं थी, जिसका नाम सुचिता, परिणीति, लाची, देविका और शुभ्रा था। रमैया की 5 बहुएं सोफे पर बैठी हुई पकौड़े खा रही थी। तभी रमैया कहती है, मेरी 5 बहू के लिए तो बस उनका पेट ही पहाड़ है। जब देखो जानवरों की तरह जुगाली किए रहती हैं। ये नहीं कि खाली बखत में कुछ उठा लें, कर लें, धर लें। माँ जी, हम माफिया डॉन थोड़ी हैं जो किसी को भी उठा ले। अरे तुम 5 बहुओं का बस चले तो सास की सुपारी देने से भी पीछे ना हटो। तो क्योंकि बहुओं के लिए सास सिर्फ 5 जो होती है। सासू माँ, ये बात आपको कैसे पता? मैं बताऊं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वाह, नहीं नहीं, क्या बात है मेरी गवैया बहू। अपना गला फाड़ना बंद कर, वरना पड़ेगी एक जोरदार टिप्पी। अरे ये तेरा ससुराल है, सुर संग्राम का मंच नहीं, समझी? 5 की 5 गुड़ गोबर खाना बनाकर दिन भर बातों की चौधरी बनती हैं। दीपावली आने में 2 दिन बच गए हैं, मगर अब तक घर की साफ सफाई शुरू नहीं हुई। मकड़ी भी दीवार पर जाले बुनकर थक गई है। शायद वो भी तुम बहुओं के पुहर पने से रूबरू हो गई है। अच्छा है ना माँ जी, अब आगे से मकड़ी जाले बुनकर हम बहुओं का काम नहीं बढ़ाएंगी। ये बकैतियाँ बंद करके आज से ही दिवाली की सफाई शुरू कर दो। ये सुनकर 5 बहुएं एक साथ कहती हैं, हम और दिवाली की सफाई। क्या हुआ? दिवाली की सफाई का नाम सुनकर तुम 5 के चेहरे पीले क्यों पड़ गए?
अरे माँ जी, 2 दिन में इस बारात घर की सफाई मतलब ससुराल की सफाई कैसे होगी? हाँ माँ जी, नए दौर में तो सभी के सभी जन दिवाली की सफाई बाई से करवाते हैं। 5 बहुओं के रहते दिवाली की सफाई बाई करेगी तो तुम क्या गोइयां छीलोगी? दिवाली की सफाई तो तुम 5 को ही मिलकर करनी है, वह भी 2 दिन के अंदर अंदर। परिणीति बहू, हॉल से लेकर हर एक कमरे का जाला उतारने की जिम्मेवारी तेरी। लांची बहू, रसोई घर की सफाई तू करेगी। देविका बहू, तू मंदिर साफ कर दे। सुचिता और शुभ्रा, बाकी का बचा खुचा काम तुम दोनों करना। इस तरह रमैया अपनी 5 बहुओं के बीच दिवाली की सफाई के काम का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद 5 बहुओं को फुहरपना छोड़कर भेटा बांधे बन जाती हैं बहू से बाई। जैसे ही लाची झाड़ू उठाने के लिए आगे बढ़ती है, परिणीति बीच में आकर कहती है, छोड़ दे लाची। वही तो जेठानी जी, छोड़ दीजिए ये झाड़ू। ये झाड़ू मुझे दे दे लाची, वरना अगर मेरे अंदर का गब्बर बाहर आ गया तो जाले तो बाद में उतरेंगे, पहले इस झाड़ू से तेरा लक्षण उतरेगा। अरे जेठानी जी, तुम्हें झाड़ू की क्या जरूरत है? तुम चाहो तो अपनी गजभर की जुबान से चुटकी में दीवार की धूल साफ कर सकती हो। ये सुनकर दीपिका लांची को झाड़ू से पीटने लगती है और दोनों देवरानी जेठानी के बीच झाड़ू को लेकर झगड़ा होने लगता है। परिणीति लांची को झाड़ू से खूब पीटती है। शोरगुल सुनकर उनकी सास रमैया बाहर आती है। अरे ये कैसे चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? मैं तो तुम दोनों को दिवाली का सफाई का जिम्मा सौंप गई थी, तो फिर तुम बहुओं के बीच ये सुताई कैसे शुरू हुई? माँ, क्या तबीयत से सोता है? परिणीति से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। परिणीति के हाथों में झाड़ू देखकर बची हुई बहुएं चुप्पी साध कर अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं रमैया हॉल के बीचों बीच बैठकर बहुओं से काम करवाती है। ये सासू माँ तो बेताल की तरह बहुओं के सर पर बैठकर सफाई करवा रही हैं। सुचित्रा बहू, ये फुहरपना छोड़कर जरा फुर्ती से काम कर लो। अगर दिवाली की सफाई में कमी आई तो सास की सुताई शुरू। इस सोफे को उठाकर अच्छे से सफाई करो। शुभ्रा और सुचिता मिलकर सोफे को हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश करती हैं, मगर बावजूद इसके बेचारी बहुओं से सोफा टस से मस नहीं होता, जिसे देखकर उनकी सास रमैया बोल पड़ती है। खुराक तो दोनों की कली जितनी है, बावजूद इसके तुम दोनों बहुओं से एक सोफा नहीं सरक रहा। सासू माँ, हम दोनों बहुएं कोशिश तो कर रही हैं। अब ससुरा ये सोफा सरक ही नहीं रहा तो हम बेचारी बहुएं क्या करें? बाजू हटो। ये बोलते हुए बूढ़ी रमैया सोफे को सरका कर उस जगह को साफ सुथरा कर देती है, जिसे देखकर बहुएं बोलती हैं, अरे वाह सासू माँ, आप भी तो कली जितनी शक्ति है। चट से सोफा सरका के सब कुछ सफा चट कर दिया। आप भी ना खामा कहीं आपने हम बेचारी बहुओं को बाई बना रखा है। 100% सच कहा सुचिता, तुमने इतनी अच्छी सी सफाई तो सिर्फ सासू माँ ही कर सकती है। बहू, तुम्हारी चापलूसी और चालाकी मैं अच्छे से समझती हूँ। शर्म कर लो, साल भर में एक बार शरीर को खटाने में भी आफत आ रही है। तुम्हें फूलवती बनना छोड़कर फुर्ती से दिवाली की सफाई कर लो। 5 बहू देर सांझ तक लोटपोट होकर दिवाली की सफाई करती हैं, जिसके बाद रमैया कहती है, बस बस, आज के लिए इतना ही साफ सफाई बहुत है। बची खुची सफाई कल करना। जितना तुमने काम नहीं किया उससे ज्यादा तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितने बंधुआ मजदूरी करवाई है मैंने तुमसे। बस बस, अब रहने दो। पता चले दिवाली की सफाई में तुम ही सफा चटना हो जाओ। मैंने खाना बना दिया है, जाओ जाकर 5 पेट पूजा कर लो। बाकी का काम कल होगा। 5 बहुएं खा पी कर टेबल पर ही ऊँघने लगती हैं, जिसे देखकर रमैया कहती है, अरे 5 ने ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो लाशों की तरह ढेर हुई जा रही हो। जाओ जाकर अपने कमरे में पसरो, टेबल तोड़ने की जरूरत नहीं। 5 बहुएं बिस्तर पर पड़ते हुए सो जाती हैं। अगले दिन रमैया 5 को झाड़ू थमाते हुए कहती है, जल्दी से झाड़ू उठाकर झाड़ बहार शुरू कर दो। अगर तुम 5 ने अपना काम अच्छे से किया तो दिवाली के दिन तुम्हारी सास की तरफ से तुम्हारी मनपसंद बनारसी साड़ी बोनस में मिलेगी। ये सुनकर बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, जिसके बाद वह बची हुई आधी सफाई करने लगती है। तभी कांच टूटने की आवाज सुनकर रमैया रसोई घर का रुख करती है, जहाँ उसकी बहू लांची रसोई घर के छज्जे पर चढ़ी नजर आती है। अरे बहू, तू छिपकली की तरह छज्जे पर चढ़कर कौन सी सफाई कर रही है? सासू माँ, आपने तो कहा था ना कि दीपावली के दिन रसोई घर के कोने कोने को अच्छे तरीके से चमकाना है, तो बस वही कर रही हूँ। अरे जितने की सफाई नहीं की उससे ज्यादा तो नुकसान कर दिया तूने। इतना कीमती कप तोड़ दिया।
माँ जी, दिवाली के दिन सब कुछ नया नया खरीदना होता है, वैसे भी ये कब तो पुराना हो गया है। बहू, वैसे तो तू भी पुरानी हो चली है। सोच रही हूँ दिवाली पर बहू को भी बदल दूं। बावड़ी कहीं की, अब बिना किसी तोड़ फोड़ के दिवाली की सफाई निपटा। कुछ देर बाद चारों बहुओं की सफाई तो ठीक ठाक चल रही है, जरा एक बार देविका के दिवाली की सफाई का दौरा भी किया जाए। जैसे ही रमैया मंदिर में आती है तो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का उड़ा रंग देखकर वह कहती है, अरे मेरी मंदबुद्धि बहू, ये क्या बेअकली का काम कर रही है। माँ जी, मैं तो दिवाली की सफाई कर रही हूँ। अरे इतने जोरों शोरों से भी सफाई करने को नहीं कहा था। मुझे क्या खबर थी कि तेरी सफाई में मेरी लक्ष्मी गणेश जी की संगमरमर की मूर्ति चितकबरी हो जाएगी। तुम बहुओं की दिवाली की सफाई कहीं मुझे दिल का दौरा न दे जाए। अब जब तक दिवाली की सफाई पूरी नहीं होती, मुझे पांचों के बीच पहरेदारी करनी होगी। रमैया पांचों बहुओं के बीच पहरेदारी करती है। समय गुजरता है और आखिरकार दिवाली के एक दिन पहले देर रात सफाई का काम खत्म होता है। देखिए माँ जी, हम पांचों बहुओं ने दिवाली की सफाई पूरी कर दी। शुक्र है, अब की बार बिना किसी नुकसान के सफाई पूरी हो गई। इस तरह 5 बहुओं की दिवाली की सफाई खत्म होती है। अगले दिन चारों ओर दिवाली की बड़ी होड़ होती है और सास बहू हंसी खुशी एक साथ उमंग और उत्साह के साथ दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना करके पूरी पकवान बनाकर धूमधाम से दिवाली मनाती हैं। सास के 3 नौकर दामाद। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे। अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही। मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी। अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों, मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो भी ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसे ही रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है। आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है।
देखो, आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है, कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है। आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं। मैं तो जानती ही थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। मैं तो जानता ही था, अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें, और ये काम हम अपने दोस्त, खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं। वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारी मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। सपनों के शहर मुंबई के धारावी बस्ती से कुछ कोस दूरी पर एक गांव में गंगा और सुलोचना नाम की 2 सास बहू एक भाड़े की पुरानी खोली में रहा करती थी। पुश्तों की पुरानी सोच में जीवन यापन कर रहा वो गांव सुख समृद्धि से कोसों दूर था। वहां अब तक उचित शौचालय की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। 70 साल का बूढ़ा ब्रिज बिहारी बड़ी बीमारी के साथ रोग के बिछौने पर लड़ रहा था।
भोर सवेर ही मकान मालिक किशोर उनके घर दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे सुलोचना, अरे कहाँ है, बाहर निकल जल्दी। घनघोर गरीबी से जूझ रही गंगा की सास सुलोचना मकान मालिक की आवाज भांपकर फौरन बाहर आकर कहती है, अरे किशोर भाई साहब, आप इतने भोर सवेर, कहिए कैसे आना हुआ? आज 30 तारीख हो गई, जल्दी से घर का भाड़ा निकालो। भाड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है। दिल्ली से राकेश का जो मनी ऑर्डर आना था उसमें थोड़ा बखत है। इस पर किशोर भौएं ऊंची करते हुए मकानदार होने का बुरा रौब झाड़ कर उसे खरी खोटी सुनाकर कहता है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर मकान का भाड़ा नहीं मिला तो खोली खाली कर देना। सुलोचना को स्तब्ध देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आपने झूठ क्यों कहा, जबकि पिछले महीना भर से इनकी कोई खास खबर नहीं है। हो सकता है बहू काम के कारण अस्त व्यस्त होगा, इसीलिए संदेश भेजना भूल गया। तभी एकाएक पोस्टमैन सास बहू को एक संदेश देता है जो दिल्ली में काम कर रहे किशोर की कंपनी की ओर से आया हुआ था। अरे बहू, जरा पढ़कर तो सुना इस संदेश के जरिए क्या सुसमाचार भेजा है किशोर ने। 5वीं पढ़ी हुई गंगा साहस के साथ शब्द जोड़कर पढ़ते हुए कहती है, बड़े ही दुख के साथ हमें ये साझा करना पड़ रहा है कि काम करते रोज राकेश की जान चली गई। इलेक्ट्रीशियन एरिया दिल्ली दफ्तर। राकेश को खोने की खबर से दोनों सास बहू बुरे तौर से बिखर जाती हैं। उनकी उदास आंखों से बह रहे आंसू बरसात की बूंद जैसे बरस रहे थे। 2 दिन बाद, सुलोचना, 2 दिन बीत गए, लाओ मेरा भाड़ा। अभी तो भाड़ा नहीं है। ये सुनकर किशोर कट्टर दिल करते हुए कहता है, उठाओ उस बुढ़ाऊ को और चलती बनो। मगर हम बेबस सास बहू यहाँ से कहाँ जाएंगी? भाड़ा नहीं जोड़ सकती तो भाड़ में जाओ। बेबस सास बहू रोती बिलखती बूढ़े किशोर को साथ लिए काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है। बहू, सवेरे से सांझ हो गई, कहीं भी बात नहीं बनी, जाने आज की रात कहाँ कटेगी। माँ जी, ऊपर रहने वाले उस विधाता पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। तभी उसकी नजर नए बने टॉयलेट की तरफ जाती है। वो वहां आकर बैठे ही थे तभी एक अधिकारी उन्हें कहता है, अरे रे रे, क्या आप जानती नहीं है बैठने की जगह जरा भी नहीं है? साहब, हमारे पास रहने का कोई घर नहीं, इस फुटपाथ से मत हटाइए, हालत की मारी बेबस सास बहू है हम। सास बहू की बदतर हालत देखकर अधिकारी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, अगर आप दोनों सास बहू को हर्ज न हो तो मेरे पास एक काम है। आप दोनों सास बहू साथ मिलकर इस टॉयलेट की सफाई कर लीजिए। ये टॉयलेट तुरंत ही बनकर पूरा हुआ है। आपको लोगों के लिए इसको साफ सुथरा रखना है। इसके लिए आपको रकम भी अदा की जाएगी। बूढ़े ब्रज बिहारी का मुंह देखकर दोनों सास बहू टॉयलेट की सफाई करने को हामी भर देती हैं। अगले सवेरे गांव के सैकड़ों लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने आया जाया करते। भोर सवेर उठकर सास बहू टॉयलेट को साफ सुथरा करती और देर रात टॉयलेट के बाहर ही सो जाया करती थी। एक सवेर किशोर उन सास बहू को शौचालय की सफाई करते देख लेता है और नाक भौएं सिकोड़ कर कहता है, अरे राम राम राम, यही देखना बाकी रह गया था। अरे और कोई काम धाम नहीं मिला तुम दोनों सास बहू को, हाँ, जो सैकड़ों लोगों के मलमूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। छी छी छी, तुम्हारे संग खड़ा होने से भी घिन आ रही है। देख लो कमला ताई इनके कारनामे। अच्छा किया किशोर तूने, जो इन घिनौनी सास बहू को उस रोज ही खोली से खदेड़ दिया। इनके हाथ से तो पानी पीना भी धर्म भ्रष्ट और पाप करने जैसा है। सभी जन दोनों सास बहू को उनके काम के आधार पर खूब खरी खोटी सुनाकर उनके मन में कटाक्ष प्रहार करते हैं। दोनों सास बहू रोती डहकती हुई कहती हैं, माँ जी, क्या सचमुच हम सास बहू को टॉयलेट साफ करना इतना गलत है? अरे बहू, गलत टॉयलेट की साफ सफाई करने में नहीं, बल्कि इनके दबे कुचली सोच में है। दोनों सास बहू हर एक दिन शौचालय की साफ सफाई के साथ लोगों के बीच सुरक्षा की जागरूकता फैलाना भी शुरू करती हैं। एक रात शौचालय के बाहर सो रही सास बहू सोच में डूबे हुए कहती है, जाने वो आसमान में रहने वाले विधाता को हम सास बहू की बेबसी दिखाई क्यों नहीं पड़ रही। सारा दुख हम सास बहू की झोली में ही डाल दिया है। सोने के खातिर एक छप्पर भी नहीं,
जिसके चलते हम सास बहू शौचालय के पास सोए हैं। तिल तिल सास को टूटता हुआ देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आप ही तो कहती है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक न एक रोज हमें निजात जरूर मिलेगी। दोनों सास बहू हर एक दिन भाव विभोर होकर टॉयलेट को साफ सुथरा किया करती थी। एक रोज वही अधिकारी वहां आ धमकते हुए कहता है, ये लीजिए, टॉयलेट की सफाई करने के खातिर आपका मेहनताना। पैसे देखकर बदहाली से जूझ रही सास बहू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गंगा पैसे गिनकर कहती है, टॉयलेट की सफाई करने की खातिर आपने जितनी पगार तय की थी, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट को साफ सफाई के दौरान आपने जो स्वच्छता से संबंधित जागरूकता फैलाई है, सरकार की ओर से आप सास बहू की बखूबी सराहना हुई है। साथ ही आपको एक घर की सहायता भी प्रदान की गई है। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू फूले नहीं समाते हैं, जिसके बाद अधिकारी उन्हें उनका घर सौंपकर बधाई देकर चल देता है। देखा सासू माँ, एक बार फिर हम अपने गांव घर लौट आए हैं। हाँ बहू, सरकार की तरफ से घर मिला भी तो हमारे ही गांव की जमीन पर। दोनों की खुशियां शुरू ही हुई थी कि मानो उनकी खुशी को गांव वालों का ग्रहण लग जाता है। अरे ओ शौचालय वाली सास बहू, बाहर निकलो। दोनों सास बहू बाहर निकल आती हैं और सुलोचना कहती है, अरे किशोर भाई, कमला बहन, ये पूरा गांव उठकर हमारे घर के पास। अरे हम तुम दोनों शौचालय साफ करने वाली सास बहू का स्वागत करने नहीं आई हैं, बल्कि ये जानने आए हैं कि अब किस मुंह से गांव में लौटी हो तुम। कमला ताई, इन सास बहू को जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। मानव के मल मूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की सफाई करती हैं। सास बहू की चुप्पी देखकर गांव के लोगों का विरोध बहिष्कार का बड़ा रूप धर लेता है। तभी एकाएक अधिकारी एक बार फिर वहां आ धमकते हुए कहता है, वाह क्या बात है, एक सास बहू की चुप्पी का क्या खूब फायदा उठा रहे हो तुम सभी। अरे ऐसा भी क्या गलत कर रही हैं ये? इन सास बहू का शौचालय साफ करना उचित नहीं, इन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए ऐसा करते हुए। तुम सभी का जो स्वस्थ जीवन है ये इन्हीं की बदौलत है। कुछ वक्त पहले तक इस गांव का पूरा समाज खुले में शौच किया करता था, तब जाकर सरकार ने शौचालय का निर्माण कराया। मगर जिस प्रकार इंसान से लेकर सामान को साफ सुथरा रखने की जरूरत पड़ती है, टॉयलेट की भी सफाई की जरूरत होती है। वो भी गनीमत है इन सास बहू की, जिन्होंने मेरे कहते तुरंत टॉयलेट की सफाई के लिए हामी भर दी। इनकी बदौलत तुम सभी संक्रामक बीमारी से बचे हुए हो। अधिकारी की बात सभी को भारी सोच में डुबो देती है। अरे गंगा, सुलोचना, हमको माफ कर दो। हाँ गंगा, आज अधिकारी जी की बात ने शौचालय के प्रति मेरी सोच को बदल कर रख दिया। हमारे दिल में आप सभी के लिए कोई भी गुस्से का गुबार नहीं भरा। इस तरह अंत में सभी लोग शौचालय साफ करने वाली सास बहू को समानतः पहले की तरह दर्जा देकर गांव में उनका स्वागत करते हैं। भूतिया धोबी घाट। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। चलो सारे कपड़े ले लिए। अरे ये कपड़े वापस कैसे आए? अभी तो मैंने उठा लिए थे। ये बोलकर माधव रस्सी पर से जब दोबारा कपड़े उठाता है तो उसे कपड़ा हटाते ही भूत दिखाई देता है, जो जोर जोर से हंसता है। तो कैसे हो तुम? भूत, भागो। माधव जैसे ही भागता है तो उसे अपने सामने 2-3 चुड़ैल और भूत दिखाई देते हैं। आखिर माधव का क्या होता है? क्या चुड़ैल और भूत उसे छोड़ देंगे या उसे मार डालेंगे? और इतने सारे चुड़ैल और भूत धोबी घाट पर क्यों थे? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पहले अतीत में चलते हैं। सीलमपुर गांव में माधव अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी माया खाना बनाकर गर्मा गर्म परोस रही थी। आ जाओ प्रवीण, माधव जी, माँ जी, आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, मैंने लगा दिया है। अरे आ गए। देखे तो आज खाने में माँ ने क्या बनाया है। अरे आज तो मेरी बहू ने इडली सांभर बनाया है, मेरा मन पसंदीदा। अरे दादी, ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि माँ के हाथों का हम सबको पसंद है। ये तो सही बोला मेरा बचुआ। ये कहकर सब एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। सभी लोग अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। उस बीच माधव के परिवार को भी आधी रात में जाना पड़ता है। अरे बाप रे, इतनी भीषण आग! माँ, प्रवीण, माया, जल्दी उठिए, गांव में आग लगी है, हमें अभी ये गांव खाली करना होगा।
क्या रे मैया, बहू जल्दी से पोटली बांध। जी माँ जी। सभी लोग बचते बचाते कुछ ही क्षण में गांव को खाली कर देते हैं और कुछ लोग कुएं से पानी भरकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। माधव का परिवार भागकर दूसरे नमनपुर गांव में चला जाता है, जहां वो रात के लिए एक पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। पिताजी, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो जल गया होगा अब तक। बेटा, जान बची तो लाखों पाए। घर तो हम दोबारा बना लेंगे एक साथ रहकर। फिलहाल यहीं बसते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही बोलत हैं। तुम फिकर ना ही करो, ई गांव भी बहुत अच्छा हुई गवा। ठीक बा माँ। बहू मेरे आचार की बरनी तो लाई है ना? जी माँ जी। अरे आप सब लोग थक गए, ई लीजिए, हमने चटाई बिछा दी है। आइया, सो जाओ। ठीक बा बछुआ। तभी सारे लोग सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो गांव के दो लोग उनके पास आकर कहते हैं, अरे आप लोग नए आए हैं क्या हमारे गांव में? जी कल रात हमारे गांव में भीषण आग लग गई, जिससे हमें और बाकी लोगन को उनकी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। कोनो बात नहीं, ई गांव को आप अपना ही गांव समझिए और कोनो सामान चाहिए हो तो हमका जरूर बताइए। जी जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर बाद प्रवीण अपने पिता के साथ झोपड़ी बनाने में मदद करता है और सास बहू घास फूस लाकर झोपड़ी के ऊपर डाल देती हैं, जिससे उन्हें छाया मिले। उनकी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तभी श्रीवल्ली और जितेंद्र उनके लिए चाय नाश्ता लाते हैं। वो नाश्ता करते हुए बातचीत करते हैं तो अपने गंदे कपड़े देखकर कहता है, ये देखो, झोपड़ी बनाते बनाते हमारे कपड़े ही खराब हुई गवा। अरे भाई साहब, क्या यहाँ कौनो धोबी घाट की जगह नहीं है का? अरे है भाई साहब, फिक्र नहीं करो। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी नहर है, वहीं धोबी घाट की जगह भी है। जितेंद्र की बात सुनकर माधव गंदे कपड़े लिए धोबी घाट पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कपड़ों की पोटली साइड में रखकर कहता है, अरे ये जगह तो बहुत बड़ी है, मुझे यहाँ माया को भी लाना चाहिए था। अरे रस्सी पर से कपड़े हटा देता हूँ, वरना अपने कैसे सुखाऊंगा। जैसे ही माधव उस कपड़े को हटाता है तो उसे अपने सामने दरार में भूत दिखता है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और मुड़कर जाता है तो सामने 5-6 चुड़ैल उसे देखकर हंसते हुए कहती हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब कैसे जाओगे तो? बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे भूत, चुड़ैल इतने सारे। ये कहते ही माधव वहाँ से 9-11 होकर अपनी पोटली छोड़कर घर आता है और घर में बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। माया, मुझे पानी दो, पानी। अरे क्या हुआ, आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? बच्चों से कहा तो ये खामखा परेशान हो जाएंगे, चुप ही रहता हूँ। कुछ नहीं, बस थकान से हाफ रहा हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी कपड़े सुखा कर आए हैं आप। अच्छे से तो धोए हैं ना? कपड़े तो मैं वहीं भूल कर आ गया, धोता कैसे? चुड़ैल और भूतों से हो गया। हाँ हाँ, मैंने अच्छे से धो दिए। ठीक बा। माधव डर कर घर में कुछ नहीं कहता और पूरी रात सोचता रहता है। अगले दिन जब वो झोपड़ी से बाहर आता है तो एक भूत उसके हाथ में पोटली लिए कहता है, हमसे डर कर भाग गए थे। तुम्हारे कपड़े जो गंदे थे वो मैंने दे दिए हैं। ये लो, तुम्हारे कपड़े लौटाने आया हूँ। भूत, अरे बाप रे बाप, ये तो घर तक पहुँच गए हैं। कहीं ये मेरे परिवार को कुछ कर न दे। अरे बेटवा, लागत है तू सूरज के उगने से पहले ही धोबी घाट से ही कपड़े ले आया। ला, ये पोटली मुझे दे दे। जी माँ। 4 दिन बीत जाते हैं। माधव भूतिया धोबी घाट के बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाता और ऐसे ही माया भी उस धोबी घाट पर कपड़े धोने चली जाती है। और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है तो उसे अपने सामने 4-5 चुड़ैल कपड़े धोती हुई दिखाई देती है और कहती है, डरो मत, यहाँ हम बहुत सालों से ऐसे ही कपड़े धोते हैं, तुम भी अपने कपड़े दे दो। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। भूत भूत चुड़ैल, ये तो भूतिया धोबी घाट है, भागो भागो यहाँ से। माया भी अपने हाथ से कपड़े छोड़कर घर की ओर भाग जाती है। उसे यूं भागता देख गांव की 2-3 औरतें देख लेती हैं और कहती हैं, लगता है इसके पति की तरह इसने भी इस भूतिया घाट पर चुड़ैल और भूत के दर्शन कर लिए हैं। हाँ, जब भी तो इतनी तेज रफ्तार में जा रही है। घर जाते ही माधव माया का बुझा हुआ और डरा हुआ चेहरा देखता है
और उसे गले लगाकर कहता है, माया, माया, क्या हुआ मुझे बताओ, कहाँ गई थी? माधव जी, मैं वो कपड़े धोने उस घाट पर गई थी। वो बैठते ही मेरी आंखन के सामने बहुत सारे भूत चुड़ैल आ गया। वो मुझसे बात कर रहे थे। ओम्फो, मैं तो कपड़े की पोटली वहीं भूल गई। क्या? कैसे बहू? इसका मतलब तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा वहाँ? जब मैं भी पहली बार गया तो मुझे भी बहुत सारे भूत और चुड़ैल दिखे। आखिर माजरा क्या है, हमें गांव वालों से पूछना ही होगा। माधव का परिवार गांव के लोगों के पास जाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, डरने की कोनो बात नहीं है। हाँ, वो भूत तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब आप लोगन पहले से सब जानत थे? हाँ, दरअसल उन भूतों ने हमें कुछ भी बताने के लिए मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके घाट पर न आए। अरे जल्दी करो, बरसात का मौसम हो रहा है, जैसे मौसम खराब होने वाला हो। जल्दी कपड़े धोकर चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। वह सब चुपचाप कपड़े धो ही रहे थे, इतने में नदी से एक सैलाब आता है और बाढ़ के रूप में अब उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। तब से वह भूत और चुड़ैल वहाँ आने वाले हर किसी के कपड़े धोने लगते हैं। उसके बाद तुम आए तो तुम्हारे उन्होंने सारे कपड़े धो दिए। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वो सालों से हमारे घर के कपड़े भी धो रहे हैं। हाँ, सब अपने घर के गंदे कपड़े दरवाजे पर रख देते हैं और वो भूत उठाकर ले जाते हैं और साफ करके अगले दिन दे देते हैं। मतलब हमें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सही है। आप सब लोगों को कपड़े धोने में मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। इस तरह माधव का परिवार उसी गांव में रहता है और आज भी उस भूतिया धोबी घाट के भूत कपड़े धोते हैं।